हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सेकेंड ईयर एलएलबी का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आई हूँ, मध्यस्थता, सुलभ एवं माध्यस्थम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीडिएशन, काउंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो इसका एक क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये है कि माध्यस्थम क्या है, इसके प्रकार व लाभ बताओ। तो गाइज, आज मैं मेन टॉपिक बताऊंगी और प्रस्तावना बताऊंगी, और इस क्वेश्चन को याद रखने की शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगी। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो मैंने एकदम सिंपल और विधि की लैंग्वेज में जो लिखा है, तो प्रस्तावना ये है। पहले के ज़माने में जब गांव में कोई भी विवाद होता था, तो आप सबको पता है कि पंचों के माध्यम से ही उसका हल निकाला जाता था। तो गांव के जो प्रतिष्ठित 5 लोग होते थे, उनको बिठाया जाता था और उन पर पूरा भरोसा और विश्वास करके वो जो निर्णय लेते थे, वो गांव के सरपंच और सब मिलके उसको लागू करते थे और उसी का ही पालन करने में आता था। तो अब इसका जो रूप है वो माध्यस्थ हमने ले लिया। और इतना ही नहीं, जिनेवा अभिसमय 1927 एवं न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 के अंतर्गत माध्यस्थम यानी कि आर्बिट्रेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। यानी कि मध्यस्थम का स्थान अब दिन व दिन ऊपर होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं मध्यस्थम का अर्थ क्या है। तो 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के बीच का विवाद मध्यस्थम नामक एक तीसरे व्यक्ति द्वारा न्यायिक तौर पर किया जाता है, उसे मध्यस्थम कहते हैं। एकदम सिंपल। जैसे कि हम घर में कोई 2 बच्चे झगड़ रहे, तो उनका निर्णय कौन करेगा? उनके पापा या मम्मा। इसी तरह से आपको ये एग्जाम्पल याद रख के समझना है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब 2 पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से निर्णित कराने का करार करते हैं, जिसमें न्यायिक अधिनिर्णय की समस्त औपचारिकता का पालन करना होता है, उसे माध्यस्थम कहा जाता है। इस अर्थ के नीचे का आप छोटा सा उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल लिख सकते हो कि क ख घ ग ने एक भागीदारी फर्म का गठन किया था और उस विलेख में ये लिखा गया था शुरू से ही कि उनके बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा माध्यस्थम द्वारा कराया जाएगा। तो ये माध्यस्थम करार हो गया और उसी की ही पालना की जाएगी उनको आगे। अब आपको ये अर्थ लिखने के बाद 4 से 5 पॉइंट ऐसे क्रमानुसार लिखने हैं। उसमें पहले ये लिखने का, माध्यस्थम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच के विवादों का निपटारा करता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ऐसे व्यक्ति को माध्यस्थम कहा जाता है जिसे विवाद के निपटारे हेतु पहले से ही उसको संदर्भित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, माध्यस्थम की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा एक करार के माध्यम से पहले से ही तय की जाती है। और चौथा, वो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं होता है, यानी कि आप कोर्ट में जाके माध्यस्थम के माध्यम से आप अपना निपटारा नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। और आप अगर ऐड कर सको तो 5वां पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि माध्यस्थम द्वारा विवादों का निपटारा दोनों पक्षकारों को न्यायिक तौर पर सुनने के पश्चात ही किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। अब हम देखने जा रहे हैं कि माध्यस्थम के कितने प्रकार हैं। तो इधर मैंने बहुत ही छोटा सा एक चार्ट बनाया है। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिगत या घरेलू माध्यस्थम, जिसे हम पर्सनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहते हैं। दूसरा है सांविधिक या फिर कानूनी माध्यस्थम, जिसे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो इन तीनों के नाम से ही आप इसके अंदर का जो टॉपिक है वो फिल कर सकते हो। फिर भी मैं 2-2 लाइन में शॉर्ट में समझा देती हूँ कि व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम किसे कहते हैं। तो घरेलू माध्यस्थन में दोनों पक्षकार भारतीय नागरिक होते हैं और ऐसे विधिक व्यक्ति भी होते हैं, यानी कि लीगल पर्सन, और जो कंपनी और निगम में काम भी करते हैं माध्यस्थम का। शॉर्ट में इसे कहा जाएगा कि जो माध्यस्थम अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम नहीं है वह घरेलू माध्यस्थम है। ठीक है, और इसमें आप एक छोटा सा केस भी लिख लेना कि कॉल इंडिया लिमिटेड बनाम कनाडियन कॉमर्शियल कॉरपोरेशन AIR 2012 कलकत्ता 92 के मामले में क्या हुआ था। तो भाई इसमें धारा 44 के अंतर्गत विदेशी पंचायत हो सकता था, परंतु घरेलू पंचायत ही कहा जाएगा, क्योंकि
उनकी जो भागीदारी के बीच में घरेलू पंचायत का पहले ही निर्देश दे दिया गया था। अब हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, सांविधिक माध्यस्थम। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी अधिनियम की परिधि में आने वाले जो विवाद होते हैं उनका माध्यस्थम द्वारा तभी निपटारा किया जाएगा कि जब उनके अनुरूप कार्यवाही का संचालन करना होता है, जैसे कि मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थम का स्थान, पंचायत देने की समयावधि, पंचायत का प्रवर्तन, मध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू होने वाली प्रक्रिया, मध्यस्थम का शुल्क आदि। ऐसे मध्यस्थम को सांविधिक मध्यस्थम कहा जाता है, यानी कि स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। तो सांविधिक मध्यस्थमों में पक्षकारों की सहमति का कोई स्थान नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखना आप। पक्षकार सांविधिक उपबंधों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं और सामान्यतः सहकारी समितियों का अधिनियम जो होता है, कंपनी अधिनियम, विद्युत आपूर्ति अधिनियम आदि में सांविधिक मध्यस्थों की व्यवस्था होती है। और तीसरा टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम, यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का नाम दिया गया इसे। और ये धारा 2 में इसका परिभाषा भी दिया गया है। ठीक है, ये परिभाषा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम में ऐसे विवादों से संबंधित कोई मध्यस्थम अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से उद्भूत होकर भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए हो और ऐसे विधिक संबंध संविदात्मक हो या नहीं, तथा मध्यस्थम के पक्षकारों में से कम एक पक्षकार निम्न व्यक्तियों में से होना चाहिए। तो वो उसके भी टॉपिक आप लिखोगे। तो फर्स्ट टॉपिक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे निगमित निकाय, यानी कि जो भारत से बाहर किसी देश में भारत द्वारा निगमित किया जाने वाला निकाय। और तीसरा आप लिखोगे कोई की कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय जिसका केंद्रीय प्रबंध और नियंत्रण भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है। और चौथा पॉइंट आप लिखोगे विदेशी सरकार। ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है गाइज आपको कि मध्यस्थम और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के बीच में कोई अंतर नहीं है। और ये कौन से केस में कहा गया था? प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम लुइस बर्गर ग्रुप AIR 2012 आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो अब आप ये नीचे वाला चार्ट देखिए, इसमें मैंने लिखा है सेंटर में मध्यस्थम के लाभ, और मध्यस्थम और न्यायालय में क्या अंतर है वो भी इसी में ही सम्मिलित है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सरल एवं द्रुतगामी प्रक्रिया। तो मध्यस्थम की कार्यवाहियों पर सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य नियम के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि एकदम सरल प्रक्रिया है। और ये किसी अधिवक्ता या विधि विशेषज्ञ की जो नियुक्ति होती है उसमें भी इनकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करना होता है बस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस। दूसरा टॉपिक है आपका खर्चीली एवं विलंबकारी नहीं होना। नाम से ही आप समझ गए कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता और विलंब भी नहीं होता, यानी कि मुकदमों में जो न्यायालयों में निपटारे के लिए काफ़ी समय लग जाता है तथा व्यय भी होता है, जैसे कि अधिवक्ता की फीस और कोर्ट फीस जमा कराना, ये सब इसमें नहीं होता है। तीसरा है आपका पक्षकारों द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति, यानी कि शुरू से ही जैसे कि भागीदारी का गठन होता है उसी टाइम आपने लिख लिया उसके करार में कि हमारे बीच में अगर कोई विवाद हुआ तो मध्यस्थों के द्वारा निपटारा किया जाएगा। यानी कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों को मंजूर होता है वही नियुक्त करता है। चौथा पॉइंट है विशेषज्ञ की सेवाएं। अब जैसे आपने न्यायालय में देखा होगा कि न्यायाधीश है वो हर एक विषय में निपुण नहीं होता है, जबकि मध्यस्थम वही होता है जो उसी विवाद के निपटारे के लिए विशेषज्ञ होता है। ठीक है। पांचवा टॉपिक है आपका व्यक्तिशः निरीक्षण। मतलब जो मध्यस्थम होता है उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो स्वयं मतलब खुद विवादित स्थल पर जाता है, विषय वस्तु का निरीक्षण करता है और बाद में सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। जबकि न्यायालयों में ऐसा कुछ ही नहीं है। न्यायालय तो क्या करते हैं कि पक्षकारों के आवेदन पर वो एक कमिश्नर की नियुक्ति कर लेते हैं और वो इतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। छठा टॉपिक है आपका प्राधिकार का प्रतिसंहरण, यानी कि मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान यदि आपको लग रहा है कि किसी मध्यस्थम भ्रष्ट आचरण या कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट का दोषी है तो पक्षकार द्वारा उसके प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया जाता है।
जबकि न्यायाधीश के प्राधिकार में इस प्रकार का कोई प्रतिसरण नहीं है। तो ये आप सारे टॉपिक में अंतर भी देखते रहिएगा कि मध्यस्थम और न्यायालय के जो बीच का अंतर है वो भी आप लिखते रहिएगा। और 7वां टॉपिक है आपका गोपनीयता। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें गोपनीयता रहती है, जबकि न्यायालय में क्या होता है कि उनकी कार्यवाहियाँ खुले न्यायालय में होती है, यानी कि ओपन कोर्ट में, जिसमें गोपनीयता बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इसी प्रकार आपको मध्यस्थम के 7 टॉपिक लिखने हैं, और जिसके कारण आर्बिट्रेशन के अनेक लाभ हैं और दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये आपको निष्कर्ष में लिखना है, ठीक है। और आपको 2-3 केस जरूर ऐड करने हैं। अब आप ये जो मैंने चार्ट बनाया है उसके नीचे मैंने 2 बॉक्स में इसकी ट्रिक बताई है। तो सबसे पहले मध्यस्थम के जो प्रकार है 3 प्रकार, उसके जो पहले पहले लेटर है, जैसे कि व्यक्तिगत का मैंने व्य ले लिया, सांविधिक का सा ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय का अ ले लिया। तो इसके शॉर्ट फॉर्म हो गए व्य सा अ, ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है। और जो मध्यस्थम के लाभ है उसके 7 पॉइंट है, तो उसको आप कैसे याद रखोगे। सबके पहले पहले आप फॉन्ट ले लो, जैसे स द्रु ख निनि विप्रागो, तो आप इसको 10 बार रट लो, सद्रु ख निनि विप्रागो, सद्रु ख निनि विप्रागो। तो आप काम करते करते भी इसको याद रख लोगे। और जैसे स ले लिया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सरल एवं द्रुतगामी प्रक्रिया। फिर ख उठाया आपने तो खर्चीली एवं विलंबकारी नहीं होना। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप छोटे से बॉक्स में बना दो जब भी नोट्स लिखो, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वही पेज याद आएगा। और सबके पहले पहले अक्सर ऐसे रट्टा मार लो, जैसे सद्रुख निनि विप्रागो, सद्रुख निनि विप्रागो, ऐसे 10 बार बोल दो आप दिन में, 100% आपको याद हो जाएगा। तो गाइज, चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।